हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीत वर्मा एचएल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल वीडियो बनाया था पार्ट 4 था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल हमने एनसीईआरटी के बताए थे। तो न्यूमेरिकल लगभग मैंने कुछ बता चुके हैं काफ़ी मात्रा में। अब जो बचा हुआ है कुछ न्यूमेरिकल का मैं एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वह टॉपिक है हेनरी का नियम। जो टॉपिक होगा अगला, हेनरी का नियम। आप लोग पहली बार इसको सुन रहे होंगे। तो हेनरी जान रहे होंगे, एक नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो हेनरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया। और नियम किस पर दिया? विलेयता पर। जो हेनरी ने नियम दिया वो विलेयता, सोलबिलिटी कहते हैं इसे, सोलबिलिटी, सोलबिलिटी, विलेयता पर उन्होंने अपना एक नियम दिया था। विलेयता का मतलब कोई गैस हो, और विलेयता किसमें होनी चाहिए? द्रव में। ये भी विलेयता द्रव में होनी चाहिए। अगर हम जल ले लें, जल में कोई गैस को विलेय करें, तो ऐसा तो है नहीं द्रव जल के पास हम गैस लाके छोड़ दें, गैस में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें द्रव की सतह पर दाब डालना पड़ेगा, तब जाकर गैस द्रव में विलेय होगी। ऐसा नहीं कि आप जल ले लो किसी कंटेनर, किसी पात्र में, आप गैस को ले जाओ वहीं पर छोड़ दो। वो गैस के मॉलिक्यूल तो हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं, वो तो ऊपर की तरफ भागेंगे, नीचे तो आएंगे नहीं। तो विलेयता जो है द्रव में कैसे होगी? जितना हम दाब बढ़ाएंगे द्रव की सतह पर, उतना गैस द्रव में विलेय होगी। कहने का मतलब कि पदार्थ के विलेय की जो मात्रा, विलेयता को अगर हम W मान लें, W का मतलब भार हो गया, गैस का भार, जितना ग्राम गैस विलेय किया जाएगा, जितना हम दाब को बढ़ाएंगे उतना ग्राम गैस जो है जल में विलेय होगी। फिर से एक बार समझना कि जितना हम जल की सतह पर दाब डालेंगे उतना अधिक मात्रा में गैस द्रव में विलेय होगी। गैस उतना अधिक द्रव में विलेय होगी। जैसे आप लोग जानते होंगे, शिकंजी जो ठेले पर बेचते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ पानी ग्लास में देते हैं, कई बोतल में पानी रहता है, तो ग्लास में पानी डालने के बाद बोतल को ऐसे प्रेशर से डालते हैं, जितना अधिक प्रेशर से डालें, और प्रेशर से डालने के बाद आप लोग ग्लास को जब पीते हो, ऐसा तो है नहीं जब वो डाल दिए कि आप तुरंत एक आधे घंटे बाद पियोगे, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आधे घंटे बाद ग्लास से निकल जाएगी। तुरंत डालने के बाद तुरंत उसको मतलब पीते हैं। जैसे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक को जब हम हिलाते हैं, उसमें जो हिलाने के बाद उसमें प्रेशर हो जाता है, प्रेशर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर की तरफ भागती है, ऊपर की तरफ। इसलिए जब उसमें डॉट लगाया जाता है, तो उसका जो कैप ऊपर लगाया जाता है उसको प्रेशर से लगाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से डालकर डॉट लगा देते हैं, उसको हिलाने के बाद वो ऊपर की तरफ भागती है। ऐसा नहीं हो ठंडा होने का मतलब यही है कि अगर टेम्परेचर भाई, ठंडे को हम वैसे पी नहीं सकते, क्योंकि वैसे पिएंगे तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ठंडा, जब जितना अगर हम जल का जो जल होता है, जल का अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ताप उसका हम बढ़ा देंगे, तो उसमें गैस की जो विलेयता होगी वो बहुत कम होगी। टेम्परेचर जितना कम होगा उसमें उतनी अधिक मात्रा में गैस विलेय होगी। इसलिए हम जो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वो ठंडी अवस्था में होती है, जितना ठंडा होगा उतना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनेगी। अगर वो गर्म हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। आप देखेंगे जितनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं उतना अधिक उसमें से जो निकलते हैं, उसमें बुलबुले जो निकलते हैं उतनी अधिक मात्रा में निकलेंगे। गर्म होती है उसमें बुलबुले नहीं निकलते हैं। तो टेम्परेचर कम रहने पर गैस की मात्रा अधिक विलेय होती है, वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीना नहीं चाहिए, क्योंकि पथरी बनने की संभावना अधिक होती है। हाँ, तो जो हेनरी ने जो नियम दिया था वो विलेयता पर, गैस की द्रवों में विलेयता पर नियम दिया था। गैस की द्रवों में विलेयता पर नियम दिया था। और विलेयता को हमने बताया था किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलीन हो।
विलेयता की डिफिनेशन हमने बताया था जब हम सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां चालू कर रहे थे। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलीन हो, पदार्थ की सॉल्युबिलिटी है, विलेयता कहलाती है। अब गैस की द्रव्यों में विलेयता देखा जाए, आपने बताया एक टॉपिक तो ये होता है किसी पदार्थ के कहने का मतलब इसकी डिफिनेशन अगर देखा जाए तो कई प्रकार से हैं। एक ऐसा है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस की मात्रा जो होती है, गैस की मात्रा को हम अगर स्मॉल w मान लें, क्योंकि वेट है ना, वेट को w की मात्रा जो होती है उसके दाब के समानुपाती कहो, या तो हम इंग्लिश में से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। जब ये हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है जिसे हेनरी स्थिरांक के मान लेते हैं, लेकिन हेनरी स्थिरांक है KH और फी मान सकते हैं, इसको ऐसे भी मान सकते हैं। ये तो ये परिभाषा बनती है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की मात्रा उसके दाब के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। अब इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। एक तो ये बन जाता है डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन क्या होती है, जो विलेय होती है वो मोल अंश, कितनी मात्रा में उसको हम विलेय कर रहे हैं, और टेम्परेचर हमेशा स्थिर रख के किया जाता है। ये तो परिभाषा आप इसको लिख सकते हैं। पहली डिफिनीशन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की मात्रा उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की मात्रा दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। जब ये वाला चिन्ह हटाएंगे प्रोपोर्शनल वाला, एक स्थिरांक के आता था लेकिन हेनरी स्थिरांक इसलिए यश लगा देते हैं यहाँ पर। ये तो डिफिनीशन ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या है, दूसरा डिफिनीशन जो है, स्थिर ताप पर किसी विलयन में डाला गया आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैसों के मोल अंश के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार, है ना, लिखेंगे इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन में डाला गया स्थिर ताप पर किसी विलयन में डाला गया आंशिक दाब गैस के मोल अंश वही बताए थे, मोल प्रभाव जिसे कहते हैं, मोल अंश के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना, इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन में डाला गया आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समान। आंशिक दाब को हम क्या मान लेते हैं, P। माना वह दाब P, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, माना वह दाब क्या हो गया P, तथा मोल अंश जो हो जाएगा, मोल अंश को हम कुछ मान लेते हैं, x मान लें, गैस का मोल अंश है इसे इसको हम xg मान लेते हैं। तो डिफिनीशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार देखते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलयन में डाला गया आंशिक दाब क्या हो गया P हमने माना है। P जो होता है गैस के मोल अंश को हम xg माने, मोल अंश के समानुपाती का चिन्ह होता है xg, जी फॉर गैस, क्योंकि गैस ही विलय कर रहे हैं, ना कि अदर कोई द्रव्य है। अब फी यहाँ पर ये हटेगा प्रोपोर्शनल, तो एक स्थिरांक आता है कि हमने बताया था के आएगा, लेकिन यहाँ पर हेनरी की बात करें इसलिए इसको हम कैपिटल एस लगा देते हैं। ये एक फार्मूला प्राप्त होता है, इसी फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल लगे हुए, इसलिए हमने ये वाली डिफिनीशन लिखा, नहीं तो पहली वाली भी डिफिनीशन सही है, उसको भी आप लिख सकते हो, वो भी अदर करके और करके। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बढ़िया से इसको राइट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे, जहां के एक हेनरी स्थिरांक है, यहाँ पर दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा, यहाँ लिख लेंगे, जहां
के एच हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है। पी तो जान नहीं रहे हो, आंशिक दाब है। और ये की लिखते हैं यहाँ पर एक्स जी होगा। एक्स जी जो है ये मोल अंश, मोल अंश का मतलब ये होता है किसी विलयन में डाला गया जो अंश होता है वही मोल अंश है। तो विलयन में जो डाला गया क्या मोल अंश, गैस, वही गैस की मात्रा जो होती है वही मोल अंश है। डब्ल्यू आप भी कह सकते हो, एक्स जी भी कह सकते हो मोल, लेकिन जो न्यूमेरिकल लगाते समय फार्मूला जो लगेगा यहाँ पर मोल अंश का लगेगा। चलिए न्यूमेरिकल अब लगाते हैं इस पर। पहला न्यूमेरिकल है इसका, न्यूमेरिकल है कि 298 केल्विन पर बेंजीन में, 298 केल्विन पर बेंजीन में, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक, मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक, मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 इंटू 10 की पावर 5, 4.27 इंटू 10 की पावर 5 है। 5 mmHg है, मरकरी मिलीमीटर होता है। और देखेंगे इसमें 298 केल्विन पर 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता की गणना कीजिए। मेथेन की बेंजीन में विलेयता की गणना कीजिए, देखना जो भी हमने जो फार्मूला फ्लो कराया था हेनरी स्थिरांक के बाद, जस्ट वही फार्मूला ये है। सिर्फ देखने में न्यूमेरिकल इसमें आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन ये है नहीं रियल में। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो फार्मूला यूज होगा इसमें, इसका Phi इज इक्वल टू KH XG, फार्मूला शायद यही था। तो आप देखते हैं यहाँ पर Phi जो है, Phi को हमने बताया था एक प्रकार का आंशिक दाब है, और दाब की जो यूनिट होती है वो mmHg में होती है। तो Phi का वैल्यू तो यहाँ, Phi का मान तो यहाँ पर दिया गया है। शायद देखा जाए कि Phi का मान कितना दिया गया है। Phi का मान अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें पूछा क्या है, देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर P की वैल्यू अगर देखी जाए तो दाब पर 298 केल्विन पर 760 mmHg दाब पर, दाब तो यहाँ आ रहा है ना कि यहाँ कहीं दाब आ रहा है, कहीं दाब नहीं आ रहा है। तो Phi की वैल्यू अगर देखा जाए तो 760 है। और देखा जाए मेथिन की मोललता का हेनरी स्थिरांक ये दिया है, हेनरी स्थिरांक यहाँ पर देखिए आप, हेनरी स्थिरांक दिया, हेनरी स्थिरांक का मान KH बराबर कितना दिया है 4.27 इंटू 10 की पावर 5। दो वैल्यू तो हमें पता होगा, ये और ये। अब पता बचा क्या है एक्सजी क्या है, मोललता, विलेयता, जो घोली गया, जो मोलन से घोला गया वही तो विलेयता है। यही हमें निकालना है, बस सिंपल सा है इसमें। अब देखिए हमें ये निकालना है तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा ऊपर पर।
देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको यहीं पर रहने, क्योंकि हमें ये निकालना है, इसको यहाँ पर ए यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फैल फी अपान के एच इक्वल टू एक्स जी हो जाएगा। अब फी की वैल्यू कितना दिया गया है इसमें 760, ये कितना दिया गया है, इतना दिया गया है इसमें बराबर एक्स जी हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 अंक नहीं, हमने बताया था कि हर में तो बिल्कुल दशमलव नहीं होना चाहिए, इसको हटा, चाहे आप यहाँ से 0 कम कर दीजिए, हटा दीजिए, और चाहे यहाँ पर कुछ ऊपर और नीचे आप ऊपर लीजिए। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ पर 10 की पावर 5 है, अगर ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 5 है तो 2 अंक पहले दशमलव इस साइड जाएगा तो 2 जीरो यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा 764 to 7 into 10 की पावर 2 दशमलव, अगर 2 अंक खिसक जाएगा तो यहाँ पर 2 जीरो कम, माइनस होता तो नहीं कम होता, फिर ऊपर जाता माइनस, लेकिन प्लस है तो इसलिए ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 0 अगर देखा जाए तो इसको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 76,427 into 10 की पावर। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 10 की पावर 2 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, 427 into 10 की पावर, जब ये नीचे है ऊपर जाएगा तो हमेशा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया। अब आप इसको भाग दे सकते हो, अगर कुछ कट जाता है तो ठीक ठाक है, देखते हैं कुछ कटेगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट दे सकते हो, शायद कटने वाला नहीं क्योंकि 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं 4 2 6 और 7 13 में जा रहा है, 13 तो कटता नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है। आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिए। चलो आप इसको डिवाइड दे दो, डिवाइड दोगे तो शायद मेरे ख्याल से ये 0.1789 इंटू 10 की पावर 79 इंटू 10 की पावर -2। अब यहाँ पर देखते हैं अगर 79 है तो हम इसको 8 लिख सकते हैं, तो 0.178 इंटू 10 की पावर -2। और जानते हो कि कोटिमान के रूप में जो लिखा जाता है तो इसको यहाँ पर जो साइंस में होता है एक अंक बाद दशमलव लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पर जो 10 की पावर है वो बढ़ जाएगा, तो 1.78 इंटू 10 की पावर -3, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आप लोग बढ़िया से इसको नोट्स बना लीजिए। चलिए आप लोगों के लिए एक बढ़िया मोटिवेशन लाए हैं कि जब दुनिया कहे कि आप थक चुके हो बैठ जाओ, या आपको आवारा कहे, तो आपका दिल जो है ये गवाही देता है कि अभी थोड़ी सी और मेहनत कर लो, हो सकता है सफलता आपको हासिल हो जाए। तो कहने का मतलब कोई कुछ भी कहे लेकिन आप मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आता है इसका अणुसंख्या गुणधर्म। कितना मिनट? बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, बिलियनों के नेक्स्ट टॉपिक है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो बहुत सिंपल सा ही परिभाषा है इसकी कि जो आवासशील किसी आवासशील विलय के वे भौतिक गुण जो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं,
मीन्स विलयन कोई हो, विलयन ऐसा हो कि उसमें जो मैटर, जो पदार्थ घुला हो, जो विलेय पदार्थ हो वह अवाष्पशील हो। अवाष्पशील का मतलब होता है नॉन वोलाटाइल। जो पदार्थ हो नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। अवाष्पशील का मतलब घोलने पर वाष्पित ना हो, नहीं तो निकल जाए वाष्पित होकर। पदार्थ ऐसा होना चाहिए, मीन्स ऐसा विलयन हो कि वो जो पदार्थ घुला हो, विलेय पदार्थ हो, वह अवाष्पशील हो। तो उसमें जो कण उपस्थित होते हैं उनकी संख्या पर जो निर्भर करता है उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य, अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करता है, जो अणुओं की संख्या पर जो विलयन डिपेंड होता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इससे ही पता चल जा रही है अणुओं की संख्या पर विलयन का वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है कि नहीं? एकदम सिंपल सी डिफिनीशन है भाई। अवाष्पशील विलेय के अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय के विलयन का वह भौतिक गुण, विलयन का वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है।